नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश कार। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है घोषणा पत्र और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनसे रूबरू करवा देते हैं आपको। रवि सरन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना परिवार के। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आपकी चर्चा में आपका स्वागत है। और गौरव त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौरव जी, आज की चर्चा में परिवार का स्वागत करता है। सबसे पहले रुख रवि जी आपकी तरफ करना चाहेंगे, क्योंकि एक वरिष्ठ स्तंभकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप। रवि जी, अगर हम घोषणा पत्र की बात करते हैं बीजेपी की, तो उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने जो एक अच्छी पॉइंट जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए भी अब ट्रीटमेंट में 5 लाख तक का फ्री किया है। आयुष्मान कार्ड की हम बात कर लेते हैं, महिला ड्रोन पायलट की हम बात कर लेते हैं, गरीब युवा और महिलाओं के लिए उचित स्थान 5 साल के अंदर भाजपा ने इस तरीके के वादे किए हुए हैं। ये भी भाजपा ने कहा है कि गरीब की थाली जो है पोषण युक्त होगी। कई तरीके की घोषणा की है। अगर दूसरा हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो वो महालक्ष्मी योजना भी लाने वाले हैं। कई तरीके की इसमें चीजें देखी जा रही हैं। इस लोकसभा चुनाव को खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से समीकरण निकल के आ रहे हैं, हम चाहे अल्मोड़ा सीट की बात करें, हरिद्वार की करें, पौड़ी की सीट करें या अन्य सीटों की बात करें, किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पे देखिए, जो घोषणा पत्र आज भाजपा ने दिया है वो जो उनकी विजन है उसके अनुरूप ही है। पहले भी कह चुके, कई सारी घोषणाएं वो पहले भी कर चुके थे। जैसे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगले 5 साल भी राशन आपको मुफ्त मिलेगा, तो वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र के द्वारा भी उसको कंफर्म किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पे ऑलरेडी वो लोग कमेटियां बना चुके थे, कमेटी ने कुछ रिपोर्ट्स भी दी हुई हैं। तो वो सारी चीजें जो वो कहते आ रहे थे उसको उन्होंने कंटिन्यू किया है। हाँ, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो कुछ और चीजें भी उन्होंने जोड़ी है। जैसे हम बेसिकली अगर देखें तो पहले जो बात नहीं हो रही थी वो ये था कि कितने, अगर हम उसमें देखें कि हमने क्या कर दिया है और क्या और करना है, तो उन्होंने इसको और थोड़ा डायनेमिक बनाया है ताकि वो पब्लिक को और अप्रोच करे। अच्छी योजना, जैसे घर देने की योजना, उसमें उन्होंने 3 करोड़ और घर देने की बात कही है, ये अच्छी बात है। अब अगर हम इन दोनों का, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अगर हम इन दोनों का उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें तो देखने में ये मिलता है कि उत्तराखंड में अगर आप आते हैं और अपनी जो आपके मैनिफेस्टो है उनको आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो उत्तराखंड में किन चीजों की जरूरत है? देखिए, उत्तराखंड में बेसिकली जो सबसे बड़ा समस्या है वो है सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रिहाइश का और वहां की कंडीशन का। कंडीशन ही सही नहीं है तो रिहाइश नहीं होती है। इस घोषणा पत्र से तो मैं एक प्रश्न लेता हूं, किस गांव में कंडीशन ठीक नहीं? सर देखिए, ऐसे अगर हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। हम जनरल बात करते हैं कि अगर हम सुदूर प्रदेश की बात करें, चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण भी होता है कि किस गांव में कंडीशन। वो तो अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हर गांव जो है उसकी हालत ठीक नहीं। जब आपने सारी बात खुद ही कह दी कि हर हालत ठीक नहीं, बट यहाँ जो अगर हम उधर देखें, जैसे हम बद्रीनाथ की तरफ जो जिसको भाजपा प्रथम गांव कह दिए उनको देखें, तो आप पाएंगे कि वहां की रिहाइश कम हुई है। अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते तो चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, इनके घोषणा पत्र में एक में कुछ अच्छी चीजें और दूसरे में कुछ अच्छी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं पुरुषोत्तम भट्ट जी से, लौट के आपके पास आता हूं मैं रवि जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, भाजपा का कहना है खासकर यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो ये भी बिल्कुल प्राउडली कहते हैं कि नकल विरोधी कानून लाने का पहला राज्य जो उत्तराखंड बना है, यूसीसी कोड इंप्लीमेंट के लिए उत्तराखंड पहला राज्य बना है। और साथ में अभी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ऋषिकेश में, तो उन्होंने कहा था हमने 1 रैंक 1 पेंशन पे भी काम किया है। किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, 10 साल लगातार भाजपा की बहुत सरकार रही है। घोषणा पर चुनाव के टाइम में जब भी हम लोगों ने तब कुछ चुनाव देखे, जब इंदिरा गांधी का दौर रहा, जब राजीव गांधी का दौर, नरसिम्हा राव का, जब वीपी सिंह का दौर रहा, बड़े दौर हम लोगों ने देखे, तो एक ही गाना ये याद आता है, सपनों को साकार करना है, दे दो मीठे मीठे सपने, इनसे किस्मत ये भी आप तुम किस्मत से कह दो। तो कहने वाली बात है कि आज भी जो आम इंसान है वो कहीं ना कहीं इन लोगों पे डिपेंडेंट है। इन लोगों ने अपने पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया है लोगों को कि लोग इनकी तरफ टकटके लगाए देखते रहते हैं। आज भी रोटी कपड़ा मकान की समस्या से आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। आप निश्चित होने की आप बड़ी बातें करते हैं, आप
टीवी पे आप देख लो, कोई भी चैनल उठा के देख लो, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राम राज्य आ गया या बहुत सुनहरा भारत हमारा बन चुका है। लेकिन धरातल पे अगर आप लोग देखें, अभी गाँव की बात हो रही थी, अगर गाँव जिस उद्देश्य से हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाते हैं, देश के किसी भी गाँव में देखो, लोग जो है रोजगार के लिए दूसरे शहरों की तरफ या बड़े शहरों की तरफ आप प्लान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन धरातल में कहना, धरातल पर बहुत कम कुछ दिखाई देता है। दूसरा पत्र तो 2014 में भी आया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी थी, लोकपाल का उसमें चला था। कितने राज्यों में लोकायुक्त लागू हो चुका है। दूसरी बात आपको मैं एक बार और बता दूं कि घोषणा पत्र से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट किस तरीके से हो रहा है। आपको कितना 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने की थी, वो आज वैसी है। काला धन की उन्होंने बात करी थी, वो आज की दस है। और आप देखिए, जो आप कहते हैं ना फ्री का राशन, फ्री का, अरे एक बात सुनो, फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं आप? फ्री का राशन आप गाँव में छोटे-छोटे रोजगार के लिए पहले वो करता था, हमने भी देखा, वो दौर देखा, जो कहते इंदिरा गांधी जी का दौर हुआ करता था, तो कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी लाओ, और छोटे-छोटे स्मॉल स्किल से इंडस्ट्री होती थी। इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा नाटक किया। कौन सा स्किल डेवलपमेंट है ये? कौन सा हमारे चाइना में तो उदाहरण है, चाइना के जो प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, छोटे-छोटे प्रोडक्ट आप देखिए, आप देखिए छोटे-छोटे रोजगार आप दीजिए ना लोगों को, आप इतना डेवलप करिए कि लोगों को इनसे भीख मांगने की जरूरत पड़े। फ्री बिजली पानी, हमारा उत्तराखंड तो बहुत बड़ा बिजली का सेंटर है, जब बिजली उत्पादन होता है, लेकिन हम ही लोगों पे बिजली का भार कितना। अब ठीक है, गरीबों को तो आप वोट की खाते 5 किलो आटा, 5 किलो चावल दे देंगे, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास की आज जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा डावाडोल है, और कहीं ना कहीं जो है वो या तो ऊपर जा पा रहा है, ना वो नीचे आ पा रहा है। मतलब स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकट है। और जो आपने अभी हमारे यहाँ से, और फिर दूसरी बात आपको बताओ, मोदी की गारंटी सब आप लोग बार बार कहते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है, तो ठीक है, 10 साल लोगों ने दे दी ना। लेकिन जो ये सांसद, इन्होंने निकम्मे सांसद जो जनता के बीच आते ही नहीं, जिनका पता ही नहीं लोगों को कि हमारा सांसद है कौन, उसने 10 साल किया क्या? ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, आपकी तरफ। गौरव जी देखिए, सरकार का कहना है कि एमएसपी को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट के साथ हमने इम्प्लीमेंट कराया है यहाँ पे, लेकिन बड़े प्रश्न लोकसभा में ये भी आ जाते हैं कि क्या जनता पूछती है कि अंकिता दारी के हत्या पे जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बैकडोर से एंट्री हो जाना, पटवारी जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो जाना, इस तरीके के मुद्दे भी उठते हैं। लेकिन अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 5 की 5 सीट भाजपा लाने में कामयाब रही। इस बार हालांकि उन्होंने कुछ समीकरण चेंज किया हरिद्वार सीट पे, खासकर हम बात करते हैं। लगता है आपको कि ये जो 5 सांसद हैं जिन्होंने अपना एक लंबा समय राजनीतिक जीवन जो है भाजपा में लगाया है, भाजपा पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं, क्या संभावना लगती है कि घोषणा पत्र और इनके काम करने की शैली दोनों आपस में तालमेल बैठता है? देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो सांसद है, जो टिकट दिए गए हैं, प्रत्याशी जो है उसमें से भूतपूर्व सांसद भी है, और दूसरी तरफ आता है केंद्र। अब आदमी जो आज की डेट में है वो केंद्र की तरफ देख रहा है, प्रत्याशियों को नहीं देख रहे हैं। जो इस समय सारे हालात बने हैं वो केवल और केवल मोदी जी पे केंद्रित हो गए हैं, और उसमें कारण भी है उसका, जिस तरीके से योजनाएं यहाँ पर लागू हो रही है, जैसा भी कहा, पलायन हो रहे हैं, तो लेकिन उसके पीछे आप देखिए ना कि किस तरीके से रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है उत्तराखंड में। आप देखिए, जो ऑल वेदर रोड बन रही है, जिस तरीके से ट्रेन आ रही है, उससे क्या पलायन नहीं रुकेगा? लेकिन निश्चित रूप से केंद्र ने बहुत उत्तराखंड पे काम करा है और लगातार इस पे काम कर रहे हैं। सांसद क्या है ये इतना मायने नहीं है जितना उनका, चूंकि वोल्ड बहुत अच्छे तरीके से केंद्र का है, तो उन्हें मालूम है इन्हें किस प्रकार से इससे कार्य निकलवाना है। आप देखिए, उत्तराखंड का बहुत विकास हो रहा है, और आने वाला टाइम, क्योंकि कोई चीज जब बनती है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, आने वाला आप टाइम देखिएगा जब पूरी ऑल वेदर रोड बन जाएगी, लास्ट तक माना गांव तक जब रोड एक से एक शानदार बनेगी, और जब ट्रेन जाएगी कर्णप्रयाग तक, तब आप देखिए कि कैसे उसका उत्तराखंड का, क्योंकि मेन यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है, पर्यटन है। पर्यटन अगर कैसे बढ़ेगा? जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, रोड अच्छी नहीं होगी, तो तभी तो वहां पे पर्यटन बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं केंद्र बहुत स्ट्रांग है, और हमें
एक स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो चाहे जैसे भी करें, लेकिन उनका होल्ड रहेगा, जो मुख्यतः रहेगा वो दिल्ली से ही रहेगा, और वही लोग इनसे काम करा सकते हैं। और हमने एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी का विशेष प्रेम है उत्तराखंड से। वो लगातार यहाँ पर कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार से फंड की कमी नहीं आने दी, और जिस प्रकार से दोबारा ये गवर्नमेंट बनी, पहले वाले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस उसके बाद जब धामी सरकार बनी है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए, और जिस तरीके से लगातार मोदी जी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत, आने वाला समय बहुत ही उत्तम है। और मोदी जी जितने स्ट्रांग रहेंगे, केंद्र जितना स्ट्रांग रहेगा, उसका असर उत्तराखंड पे सबसे अधिक दिखाई देगा। बिल्कुल रवि जी, देखिए स्पष्ट तौर पे गौरव त्रिपाठी जी का कहना है कि केंद्र में पीएम मोदी मजबूत रहेंगे तो उत्तराखंड मजबूत रहेगा। हालांकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि 5 साल नारी शक्ति को दिए जाएंगे, पीएम किसान निधि जो है उसको बढ़ाया जाएगा। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो घोषणाएं उन्होंने की हैं उससे जो समाज में रहने वाले गरीब लोग हैं, खासकर युवा हैं, वृद्ध हैं, ईपीएफ की अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसमें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट सरकार ने पहले किया हुआ था। अगर हम बात करते हैं रोजगार की, तो अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या रोजगार हर 140 करोड़ को सरकार देगी? कभी देखिए, वादे की बात करें तो 2 करोड़ प्रति साल रोजगार, यानी 20 करोड़ रोजगार का वादा तो उन्होंने ही किया था, ना मैंने किया था, ना किसी और ने किया था, ना किसी और ने किया, किसी और नेता ने किया। तो अगर हम वादे की बात करें तो हम उस तरह से देखते हैं। रहे काम की बात और राजनीतिक बयानों की बात, देखिए मोदी जी जहां भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि उनका उस मतलब पर्टिकुलर राज्य से बड़ा ही प्रेम है। ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, ये होता भी चाहिए, अच्छी बात है। उत्तराखंड से प्रेम है, ये और अच्छी बात है। अब उत्तराखंड से प्रेम है तो वो चीजें निकल के आनी चाहिए। अभी जैसा है, चीजें कुछ निकल के आ रही हैं, कुछ और चीजें निकल के आनी है। अगर उत्तराखंड का भला किसी चीज से होता है, उसमें कोई बुराई नहीं, वो मोदी जी से हो, कांग्रेस से हो, ये जनता को तय करना है। अल्टीमेटली जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि वो किसके वादे पे ज्यादा भरोसा कर रही है। रही बात इसकी कि क्यों हम इसको देखते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, देखिए जब काम होता है ना तो एक स्ट्रीम लाइन बनती है। 10 साल में उस स्ट्रीम लाइन का न बन पाना, ये जनता में एक विभेद प्रकट करता है। हालांकि जहां तक जनता की बात करें, पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि उसने भाजपा की सरकार को रिपीट किया है, तो जनसंख्या की बेसिकली बहुतायत का ये मानना है कि भाजपा राज्य को कुछ अच्छा दे सकती है। वो दे सकने वाली बात में ही थोड़ा सा विरोधाभास है, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत ऐसा दिख नहीं रही है। विरोधाभास कैसे है? जैसे पिछली बार आपने किया था तो करीब 1,17,000 करोड़ का आपने किया था, उसमें से 17,000 करोड़ की योजनाएं ही सिर्फ इंप्लीमेंट हो पाई। इस बार आपने 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस डील की। उस बिजनेस डील में से अभी की स्थिति पता नहीं क्या है, क्योंकि मतलब कभी कुछ भी ऐसा पब्लिक हुआ नहीं है, लेकिन क्या वो आ पाएगा? अगर आ पाएगा तो उत्तराखंड वासी इस बात के लिए बड़ा ही उत्कट है, क्योंकि वो 23 साल बाद दोबारा से सड़कों पे निकला था कि साहब हमारे जमीन की रक्षा करो। तो भाजपा सरकार उसको किस तरह से एड्रेस कर पाएगी? एक तरफ तो पूंजीपति है जिनको जमीन देनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ का विकास भी उतना ही जरूरी है। जनता है वो अलग मांग लेके खड़ी है, तो इसका सामंजस्य भाजपा को बैठाना होगा। और अगर इसमें भाजपा सफल हो जाती है तो निश्चित सी बात है ये इस राज्य के लिए भी बढ़िया होगा, लोगों के लिए भी बढ़िया होगा, और ऑब्वियस सी बात है भाजपा के लिए भी बढ़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पुरुषोत्तम भट्ट जी आपकी तरफ करेंगे। पुरुषोत्तम भट्ट जी, राम मंदिर बनना कहीं ना कहीं कोर्ट के ऑर्डर थे, लेकिन लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट सरकार को भी जाता है। हम धारा 370 की बात करते हैं, गर्व के साथ कोई भी जाके लाल चौक पे झंडा फहरा सकता है। लगता नहीं कि भाजपा कहीं ना कहीं काम कर रही है। राम मंदिर हमारे घर का विषय, खुशी है कि राम मंदिर हमारा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म एक बात है, भूखे पेट भजन नहीं होते खाना, ले तेरी गंठी ले तेरी मारा। देश में जब तक स्थितियां विपरीत होंगी, आप कहते सपने में दिखाइए ना। आपने कहा कि मैं आज भी कहता हूँ कि अगर राम मंदिर बना, बहुत गर्व का विषय है हमारा कि ठीक है देश पे राम मंदिर बना। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मंदिर है साहब। हमारे देशों के मंदिर, आप साउथ में चले जाइए और बद्रीनाथ और केदारनाथ में देखिए, मंदिरों में हमारे मंदिरों की स्थिति है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। अभी आप लेटेस्ट घटना देखिए आपके
केदारनाथ मंदिर में 223 किलो सोना चढ़ाया गया, वो गायब हो गया। बिल्कुल शून्य पटल बोला ना, विपक्ष का पक्ष बिल्कुल शून्य हो गया। तो एक बात बताइए, आप मंदिर को भी घुटानों से नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको बनता है। देखिए आपको बताऊं कि अगर आप सशक्त नेता हैं, तो सशक्त नेता जो है कई नेताओं की फौज खड़ी करता है। आज यहाँ के पार्षद से लेकर और सांसद से लेके उनके पास एक ही नाम है, एक ही नाम के नाम है, और मुझे के बाद उनके जो कार्यकर्ता है वो भी सिर्फ एक ही नाम के माना जो मोदी जी क्या देश नेताओं विहीन देश हो गया है क्या आपके पास बहुत अच्छे नेता नहीं है देश में? कुछ दूसरा नाम भी तो आप लाइए ना। पहला आप लाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे एक वो याद आता है कि जो एक मोर्चन सरकार गिरी थी तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। आज किस भाजपा की आप बात कर रहे हैं? अगर मोदी जी इतने सशक्त नेता है, मैं तो चैलेंज करता हूँ तो क्यों आपने कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरे वाली पार्टी थी इसका कांग्रेसीकरण कर दिया। आधे से ज्यादा लोग जो है कांग्रेस से आए हुए जो भ्रष्ट लोग थे उनको आप चुनाव लड़ा रहे। आप अगर सशक्त नेता तो सशक्त नेता पैदा करिए ना, चाल चेहरे वाले नेता पैदा कीजिए ना। ऐसे नेता थोड़ी होते। हमारे बेटी अंकिता भंडारी के साथ कितना बड़ा कांड हुआ, साफ साफ उसमें जो वीआईपी व्यक्ति का नाम उसकी मां ले रही है। तो अगर आपके अंदर दम है तो करिए ना गिरफ्तार। ऐसा भी तो हो सकता है जो कांग्रेस से बीजेपी में आए वो उनकी नीति से प्रभावित होकर आ रहे हो। जहां तक मोदी जी की बात करते हैं, हो सकता है उनका कद इतना ऊंचा हो कि उसके आसपास किसी के लिए पहुंचना संभव ना हो। क्या बात कर रहे हैं आप काला जी? आप एक बार बताइए, पार्टी का ऑफिशियल होता है, पार्टी चाल चेहरे वाली पार्टी कही जाती है। यहाँ पर इनका जो आरएसएस है उसमें चरित्र निर्माण का एक बहुत बड़ी वो आईटीसी और बड़े बड़े उनको शैक्षिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा यही लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा चरित्र चेहरे का निर्माण कर रहे हैं। और जिन लोगों पर आप बताइए ना, कितनी अजब बात है, खुद ही आरोप लगा रहे हैं। या तो ये लोग झूठे हैं, ये खुद ही आरोप लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर, ये तो हजारों करोड़ पी गया। आप बताइए 2014 में जो माहौल बना था देश में, उसमें सीधे सीधे लग रहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने देश को लूट लिया है। और कहते हैं काला धन विदेशों में इतना है कि कहते हैं इन्होंने देश को एकदम बिल्कुल बेकार कर दिया। राहुल गांधी इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। कांग्रेस इन्होंने सारा जो सेंट्रलाइज किया इन्होंने अपना विजन, वो कांग्रेस मुक्त भारत में किया। इन्होंने एक व्यक्ति की इमेज जो पप्पू बनाने के लिए इनके बड़े बड़े नेता। आप एक बताइए ना, आप बहुत बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी बहुत बड़ा काम करती है, आप बताइए हमने ये किया, आप दूसरे का जिक्र क्यों करते हैं? और आप कहते हैं कांग्रेस में बहुत ऐसे लोग हैं जो इनके विजन के कारण इनके विजन के कारण इनके पास आए ना। उसी चाल चरित्र और चेहरे के लिए पहले वहां पर काम करके देखे, सिर्फ अपने स्वार्थ के आगे। आप उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शर्मनाक घटना थी जब इन्होंने कभी खरीद फरोख्त करी थी यहाँ के विधायक को। आप देखिए उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड को लूटा ही तो है इन लोगों ने। बिल्कुल गौरव जी देखिए, भट्टी का तौर पे कहना है कि चाल चरित्र और चेहरा वहां पे कहीं ना कहीं पार्टियां खरी नहीं उतरती। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने बात की है। लगता नहीं कि अगर इस तरीके के मामले उठेंगे, लेकिन क्या हर चीज के पीछे केंद्र दोषी है? राज्य की घटना है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कोई दूर सुदूर गांव में अगर कोई घटना होती है, क्या उसके लिए केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति दोषी है? गौरव त्रिपाठी ने देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र का कार्य है वो इस वक्त बिल्कुल अलग होता है और राज्य में अलग परिस्थितियां होती है। लेकिन चूंकि ऐसा है इसलिए प्रश्न उठते हैं। इसके पीछे भी कारण बता देता हूँ। चलिए, चूंकि मोदी के नाम पर ही राज्य के इलेक्शन लड़े गए, अब सेंट्रल उसका भी मोदी जी के नाम पर छोटे छोटे इलेक्शन इन्होंने मोदी जी के नाम पे लड़े, इसलिए लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि हर तरीके से देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे काफी सुधरा है, काफी हद तक उस पर पकड़ भी बनाई गई है। और लगातार इस पे मैं मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े गए, भाजपा है मोदी के नाम पे लड़ेगी, अपोजिशन के नाम पे थोड़ी लड़ेगी। नहीं, जैसे राजनेता के नाम पे जो प्रश्न उठाते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ इस संदर्भ में। तो चूंकि मोदी जी का नाम आगे आता है तो इसलिए वो ये कहते हैं कि मोदी जी इसके जिम्मेदार है। लेकिन हकीकत ये है कि प्रशासनिक स्तर पे, राज्य स्तर पर सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है। और प्रशासनिक जो राज्य सरकार थी इससे पहले, अब इस समय तो काफी हद तक सुधार हुआ है, थोड़ा सा पहले कुछ कमियां रही है। और इस पे लगातार ऐसा होता है जब राजनीति होती है
तो राजनीति ओपन नहीं कहेगा। अगर कोई आदमी कोई एक्शन भी ले रहा है अपनी पार्टी में तो वो ओपनली स्टेज पे आके ये बात नहीं कह सकता है। अंदर खाने उस चीज पे कार्रवाई की जाती है और हमने ये बात देखी है कि कहीं ना कहीं जहां पर भी ये कमियां पाई गई है उसे दूर करने का प्रयास करा गया है और लगातार इस पर कार्य भी हो रहा है। लेकिन वो ओपनली अगर आप ये सोचेंगे कि आप पार्टी में मोदी जी इस बात की बुराई करेंगे या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस विषय में आकर स्पष्ट ये बोलेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हुई है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है और आगे भी उसके लिए तैयारी चल रही है। तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये अलग प्रश्न है। देखिए चीजें क्या होती है, विकास के आधारित जो आप इस समय केंद्र का इलेक्शन है, ये सब कुछ विकास पर है। अब मोदी जी के लिए लगातार हर दिन कहने के लिए है कि हमने क्या करा है। आप देखिए इस समय देखिए, आप उनकी दूरदृष्टि देखिए, उन्हें मालूम है कि मुझे साउथ में आगे जाना है। मैं घोषणा पत्र की बात पर आता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक हट गया था। तो उसमें क्या था कि उन्होंने क्या बात करी, तमिल भाषा की बात की जान पूछ के। ये बात विपक्ष को सीखनी चाहिए। उन्होंने कहां से कहां चीज को जोड़ा, क्योंकि उन्हें साउथ में मजबूत होना है, तो उन्होंने उसकी बात करी। आप उस मेहनत को क्यों नहीं देख रहे हैं, आप उनके विजन को क्यों नहीं देख रहे हैं, विकास पे लगातार कार्य कर रहे हैं। आप देखिए कि छोटे छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने रोजगार की बात करी। हम कहते हैं रोजगार कैसे पैदा होते हैं, उन्होंने कहा 1000 विमान हम लोग ले रहे हैं बाहर से। अभी 1000 विमान जब आएंगे तो उसके कितनी नौकरियां पैदा होंगी उससे, या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है उससे कितनी सारी नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख रुपए उसकी घोषणा की गई है कि उनका संकल्प है, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में यह विश्वास है कि अगर मोदी जी कोई बात कह रहे हैं तो वो पूरी जरूर करेंगे। जितना भी उन्होंने यहाँ पे गारंटी ली है उसमें से अगर 100% भी हो पाई तो 80% जनता जानती है कि वो पूरी होगी। बिल्कुल रवि जी, देखिए 2017 के मैनिफेस्टो की हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया था कि लोकपाल लोकायुक्त 100 दिन के अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। हालांकि उसको बाद में पर्वत समिति को दे दिया गया। लास्ट की हम नहीं, सेकंड लास्ट की हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टर समिट की, तो पूरी दुनिया में से 2 देश चेक गणराज्य और जापानी आते हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि कई 100 देश होने के बाद मात्र 2 देश इस उत्तराखंड में आते हैं इन्वेस्टर समिट में, तो बिजनेस किस तरीके से आता है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी गौरव जी ने कहा है कि और वेदर रोड का काम देखिए, ट्रेन किस तरीके से पहाड़ों पे चल रही है। साउथ की बात कर रहे हो कि किस तरीके से रीजनल भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, युवाओं को सीखना चाहिए। लगता नहीं कि वो मोदी मैजिक कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हैं, एक तरह से कहा जाए तो ये देखा जा सकता है कि मैजिक काम कर रहा है। बट जहां तक मैजिक की बात है उसमें कुछ डेटा मॉडिफाई कर दूं। जो 1000 प्लेन की बात की जा रही है वो 27 सालों में परचेज होना है, तो 27 सालों तक रोजगार उसका मिलेगा, अभी मिलना भी नहीं है 5-7 सालों। दूसरी बात, अब हम आते हैं तमिल भाषा की बात करने। तमिल भाषा की बात, अगर आप मोदी जी के फॉलोअर हैं, मोदी जी की बात सुनते हुए, तो पिछले 6 सालों से लगातार तमिल भाषा को कई सारे मंचों पे वो विभिन्न तरीकों से उठा चुके हैं। उन्होंने तमिल भाषा की बात की है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री हर चीज का ध्यान। बड़ा सवाल इसलिए है कि मोदी जी की छवि के सामने ये बात आके खड़ी है, जनता पूछ रही है कि क्यों सन फार्मा और इंटास जैसी कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए गए, जिनकी दवाएं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और कैंसर के लिए फेल हो चुकी है। ये सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, जनता जानना भी चाहिए। इतना बड़ा चेहरा जिसके हम सिर्फ नाम पे मान जाते हैं मोदी जी की गारंटी, सिर्फ बात क्यों किया। गाय के नाम पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी, करपात्र जी महाराज के पीछे खड़ा होकर चुनाव लड़ने वाली पार्टी किस तरह गौमांस के मतलब धंधा करने वालों से 250 करोड़ का चंदा ले लेती है, इस बात पे सवाल है। तो बड़ी चीजें हैं, उन्होंने जो काम किए वो जनता के सामने है, वो जो कर रहे हैं वो जनता के सामने। किस तरह से चुनाव पलटेगा, किस तरह से चीजें होंगी, जनता इसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगी। जहां तक लगता है जो पुराना उत्तराखंड का ट्रेंड है वो मोदी जी को फॉलो करती है, वो मोदी जी को फॉलो करेगी। पर चुनाव किस करवट बैठेगा आज के दिन में भी मेरे हिसाब से ये कहना थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल पुरुषोत्तम भट्ट जी, देखिए अगर हम वोटरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वोटर इस बार साइलेंट तवा नजर आता है। आप कहते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, जिनको टिकट दे दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो दोबारा सांसद बन चुके हैं, 10 साल के कार्यकाल में वो सड़कों पे नहीं आए, लोगों की जन समस्याओं को उन्होंने नहीं पूछा। लगता नहीं कि वोटर इस वक्त साइलेंट है, रुख
किसी भी करवट जा सकता है, कहीं ना कहीं समीकरण बदलने की भी संभावना है। पुरुषोत्तम भट्ट जी। देखिए कालेज में आपको एक बात है कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है और धन बल और बाहुबल का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। जिस पार्टी में जितना ज्यादा धन होगा वो पार्टी अपना प्रचार प्रसार दल उतना ज्यादा करती है। तो देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक गरीब व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ रहा है उसको अभी हमारे क्षेत्र में ही कदम तो एक तो हमारी जो सांसद साहिबा है वो तो पिछले 10 साल से कहीं दिखाई नहीं दी है। हमारे क्षेत्र की सांसद भी नहीं है और उसी में एक लड़का जो कभी युवा लड़का था जिसने यहाँ के बड़े बड़े मुद्दे उठाए, चाहे पेपर लीक घोटाला को चलो उस पर ही टॉर्चर करके उसको जेल कर दिया गया, उस पर बहुत ज्यादा दबाव दिया गया, तो वो भी खड़ा है। तो जिस तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर जो जनता मिल रही है, कहीं ना कहीं जनता में रोष तो है। अब जो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये तो आने वाले समय बताएगा। और जब तक वोटर आज भी मुद्दे क्या है, मुद्दे आज भी वही है, भ्रष्टाचार मुद्दे आज भी कहते हैं, रोजगार मुद्दे। आप कहते सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती क्योंकि कौन मांग रहा भैया सरकारी नौकरी, आप छोटी छोटी रोजगारी दे दो। आप मुद्रा लोन की अभी बात करेंगे 10 लाख से 20 लाख रुपया, कितने लोगों को मुद्रा लोन मिलता है, कितने लोगों को बैंक सबके तो पिछले हालात इतने बुरे हो चुके हैं देश में कि लोगों की सिविल तक सही नहीं है। तो कैसे आदमी अपना धंधा पाने का रहेगा। और आज की डेट में 10 लाख 20 लाख मायने नहीं रखते। बिल्कुल। रवि सरन जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, गौरव त्रिपाठी जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि भाजपा का घोषणा पत्र है, ट्रांसजेंडर के लिए भी उन्होंने ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है, नारी शक्ति को 5 साल के अंदर और बढ़ाने की उन्होंने बात की है। वो कहते हैं एमएसपी पे हमने बहुत बेहतर काम किया है। वो कहते हैं कि हम किसान जो निधि है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसने ठीक ही कहा है कि ना नमाज आती है ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूं जहां भी कोई मुझे मैनिफेस्टो पढ़ता हुआ नजर आता है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।